आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। ईरान इजरायल विवाद पर AIMIM चीफ असदुन ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट हवा में होता और ऐसा हमला होता तो कौन जिम्मेदार होता। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें बताया था कि इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है। अगर बताया था तो प्रधानमंत्री को तुरंत अपना दौरा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए था। और अगर इजरायल ने हमें नहीं बताया कि वह US के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो इजरायल ने हमें धोखा दिया है। अगर वज़ीर आज़म का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते। और वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। और अगर बताया था तो फिर वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो फ़ौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फ़ौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो US के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने वल्गर अटैक के लिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए। और जो जेनोसाइड उन्होंने फ़लस्तीनियों का किया है गाज़ा में, उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। कुछ फायदा। विकाराबाद जिले के 27 साल की एक महिला पुलिस कांस्टेबल की कथित आत्महत्या से इलाके में सदमा फैल गया है। मृतक, जिसकी पहचान बलिजत दिव्या के रूप में हुई है, आज 28 फरवरी की सुबह गंगाराम साई बाबा कॉलोनी में अपने घर पर लटकी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक दिव्या कोटपल्ली पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही थी और अभी धारूर सर्कल इंस्पेक्टर के ऑफिस में अटैच थी। खबर है कि परिवार वालों ने उसे घर पर लटका हुआ देखा और तुरंत पुलिस को बताया। सूचना मिलने पर विकाराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। वही शुरुआती जांच की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। अधिकारी कई एंगल से जांच कर रहे हैं, जिसमें संभावित पारिवारिक झगड़े और काम से जुड़े तनाव भी शामिल है। जाँच पूरे होने के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तेलंगाना हेरिटेज डिपार्टमेंट ने राज्य में स्मारकों पर वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल उठाया है और उससे अलग अलग पोर्टल से सुरक्षित स्मारकों से जुड़ी जानकारी हटाने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत ऐसी घोषणाएं अमान्य है। 2025 में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित करने के बारे में डिटेल्स मांगी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेरिटेज डिपार्टमेंट ने गुरुवार को इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि उनकी निगरानी में आने वाले किसी भी मॉन्यूमेंट को वक्फ घोषित नहीं किया गया है और वे एंशिएंट मॉन्यूमेंट रिजर्वेशन एक्ट 1904 के अनुसार प्रोटेक्टेड है। हेरिटेज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ये मॉन्यूमेंट्स निजाम के राज से ही हेरिटेज डिपार्टमेंट के अंडर है और वक्फ बोर्ड के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया था। हैदराबाद पुलिस ने प्राइवेट मनी लेंडर्स और फाइनेंसर्स को चेतावनी दी है कि अगर वे लोगों को परेशान करते हैं और उन्हें डिप्रेशन में डालते हैं तो उनके खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने कहा कि मीट द CP प्रोग्राम में उनसे मिलने वाले कई लोग लोन शार्क और गैरकानूनी पैसा उधार देने से जुड़ी परेशानी के शिकार हैं। यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, खासकर पुराने शहर और हमारे शहर के दूसरे हिस्सों में। यह सुनकर हैरानी होती है कि लोग प्राइवेट लोगों से 5% से 10% ब्याज पर उधार ले रहे हैं। किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा पेमेंट करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि कुछ समय की राहत कर्ज से के जाल में बदल जाती है, जिससे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने को मजबूर हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं।
उन्होंने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद में न दें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर आप इन गैर कानूनी डील में अपना पैसा खो देते हैं तो कानूनी तौर पर उसे वापस पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पूर्व मंत्री टी हरीश राव और पूर्व चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी और आईएएस ऑफिसर स्मिता समरवाल को कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में अंतरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.ए. मोहिनुद्दीन की डिवीजन बेंच ने 4 नेताओं के अलग अलग रीट पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें कमीशन की रिपोर्ट को सस्पेंड करने की मांग की गई थी, जिसमें कथित तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के काम के संबंध में उन पर आरोप लगाए गए थे। बेंच ने इससे पहले 2 सितंबर 2025 को घोष कमीशन के नतीजे के आधार पर राज्य सरकार के पिटिशनर्स के खिलाफ कोई भी गलत एक्शन लेने से रोक दिया था। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आग लगने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई है। हादसा काकीनाडा जिले के पेड़ापुरम इलाके में समालकोट मंडल के वेतलापलेम गांव में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। वह स्थानीय लोगों ने बताया कि आग के तेजी से फैलने से पहले जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई गई थी। धमाके के समय पटाखा फैक्ट्री के अंदर लोग मौजूद थे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस धमाके के कारणों की भी जांच कर रही है। वहीं आसपास के इलाकों में काफ़ी इस चीज़ को लेकर लोग दहशत में है और मातम पसरा हुआ, क्योंकि इसमें अभी तक खबर के अनुसार 18 लोगों की मौत हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषा और संस्कृति की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती है। वह यह मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की नीति क्षेत्रीय भाषाओं, परंपराओं और संस्कृति को खत्म करने की है, क्योंकि वह हिंदी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बीजेपी शिवसेना यूबीटी को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि जब तक यह पार्टी अस्तित्व में है मराठी मानुष गर्व से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को एक क्षेत्रीय दल की ज़रूरत है और वह दल है शिवसेना यूबीटी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को लोगों पर थोपना नहीं जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य करने वाली सरकार भी उन्हीं की थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा मराठी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम बाद की सरकारों द्वारा रोक दिए गए। उन्होंने यह भी कहा है कि मराठी भाषा भवन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्होंने मुझे अभी बताया है कि वे पुल के लिए एक नया प्रपोजल दे रहे हैं, जो पहले कर्नाटक की तरफ जंगल की ज़मीन से होकर जा रहा था, जो दिक्कत वाली बात थी। अब नया प्रपोजल जंगल की ज़मीन से नहीं गुजरेगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार यह एक काम करने के लायक प्रपोजल लगेगा और उम्मीद है कि इसे तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से भी इसे तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कहूँगी। वरिष्ठ नेता आज चेन्नई स्थित डीएमके के मुख्यालय अन्ना अरिवलियम पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था पर चर्चा की। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन सहयोगी चुनाव से पहले औपचारिक विचार विमर्श शुरू कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडकर ने पुष्टि की है कि डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके नेतृत्व से मुलाकात के बाद वे आगे की जानकारी देंगे और लोगों से धैर्य रखने और अटकलों से बचने का आग्रह किया। चोडकर ने कहा कि हम डीएमके नेतृत्व के साथ गठबंधन के साथ संबंध में बैठक करेंगे, उसके साथ इसी के बाद हम आगे की जानकारी दे पाएंगे। कृपया पहले से किसी भी बात पर अटकलें न लगाएं। तमिलनाडु में गठबंधन व्यवस्था को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच यह बयान आया है। कांग्रेस और डीएमके नेतृत्व की बैठक के बाद सीट बंटवारे पर स्पष्टता आने की उम्मीद है। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कोयम्बटूर में पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के बूथ स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमके भाजपा के सामने कभी नहीं झुकेगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि तमिलनाडु के हितों की रक्षा की है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम सच में बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी कल मदुरई आएंगे। वो भगवान मुरुगन मंदिर जाएंगे, जिसे बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार दीप जलाने की इजाज़त देने के लिए खोल दिया गया है। ये शर्म की बात है कि डीएमके सरकार ने शुभ समारोह की इजाज़त नहीं दी और रास्ते में रुकावटें डाली, जिससे तमिल गर्व, तमिल संस्कृति और तमिलनाडु के लोगों को चोट पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी मदुरई में AIADMK नेता और तमिलनाडु के इंडिया गठबंधन के नेता पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पे के पळनिस्वामी के साथ एक पब्लिक रैली को संबोधित भी करेंगे, जहां वह डीएमके सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु के लोग वोट देंगे और एनडीए सरकार को चुनेंगे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे रमज़ान के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी देने का आग्रह किया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने अपने राज्यों में पहले से किया है। हमने सरकार को यह अनुरोध किया है कि कुछ समय हो गया, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मेरे भाई के दौरान मैं कई बार कह चुका हूँ, लेटर भी लिख चुका हूँ मुख्यमंत्री जी को कि तेलंगाना ने और आंध्र प्रदेश ने जो सहूलत दी है रमज़ान में, ये जो है ऑफिसर्स को छुट्टी के लिए 4 बजे जो रमज़ान रोज़ा रखते हैं उनको 4 बजे के बाद एक रिलीजियस कंसेशन दिया हुआ है, आप भी दे दीजिए। मैंने बात किया उनसे, अब देखिए सरकार क्या करती है। इस पर सरकार ने कुछ कहा है? नहीं, सरकार ऐसी कहती नहीं, सरकार कहती कुछ नहीं है, सुनती है, बाद में जवाब भेजती है। तो अभी तो काफी दिन बचे हैं और कुछ दिन। हाँ, हमने बात किया, हम बात किया, कई दिन तो हो चुका है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमारी कोशिश जारी है। इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है। इसी बीच PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया देते हुए ईरान का समर्थन किया है। उन्होंने ईरान और उसके लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना की है। PDP प्रमुख ने कहा कि एक ऐसा राष्ट्र जो लंबे वक्त से मुस्लिम जगत की एक सशक्त आवाज़ रहा, अपनी अटूट आस्था और दृढ़ विश्वास से शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा, कोई भी मिसाइल या संकट इसकी संप्रभुता को खत्म नहीं कर सकता और न ही इसके मनोबल को तोड़ सकता है। अल्लाह ईरान को अपनी सुरक्षा प्रदान करे, उसके लोगों को साहस और धैर्य प्रदान करे और उसके सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को ताकत दे और सही राह दिखाए। उधर भारत ने आज इजरायल में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजरायल ने भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट हवाई हमले के बाद अलर्ट रहें। वहीं जम्मू कश्मीर के बडगाम में शिया मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया और ईरान पर हमले को लेकर यूएस और इजरायल के खिलाफ विरोध जताया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।